सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। मंजू जी जी देखिए, हम सखियों की यही तो बात होती है कि दिलों में एक जैसी बात होती है। हाँ, है ना। देखिए, आज सबसे पहले हम विषयों की बात करते हैं, लेकिन विषय से भी पहले थोड़ी स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे कि स्वास्थ्य जो है उसका ख्याल रखना कितना आवश्यक है, और उसके लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें जो होती है उनका हमें ख्याल रखना चाहिए। तो वो है। इसके अलावा देखो, फूल खिलने का मौसम है अभी। आप देखोगे हर तो चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, हर तरह के, हर रंग के। आप घर में सजाइए, आप खुद अगर गजरा बना के सजना धजना चाहती हैं अगर हमारी सखियां, वो करिए। और अभी तो शादियां भी बहुत चल रही है ना, तो डेकोरेशन भी देखिए कितने अलग अलग सुंदर सुंदर देखने को मिलते हैं। हाँ, यानी कि फूलों का भी हमारे स्वास्थ्य से बहुत सीधा संबंध होता है। तो आपने उसको भी जोड़ दिया। फूलों की जो खुशबू होती है वो हमें बड़ी सुहाती और हमारे स्वास्थ्य पर अच्छा असर डालती है वो। तो आज हम फूलों की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज व्यंजन का दिन है। तो व्यंजन जो है वो फूलों के व्यंजन किस तरह से बनाए जा सकते हैं, ये आज हम बताएंगे। क्या बात है, फूलों के व्यंजन। बिल्कुल। अगर श्रोता भी अगर किसी ऐसे फूल के बारे में जानते हो जिनसे कोई व्यंजन बनता हो तो वो हमें बता सकते हैं। बिल्कुल बताइए, क्या आपके घर में भी कोई ऐसा व्यंजन बनता है खास फूलों से? बिल्कुल जी। और क्या विषय है आज के? देखिए, बात जो आपने स्वास्थ्य की करी ना, तो कहीं ना कहीं वो अच्छी आदतों से भी जुड़ी रहती है ना। कि अच्छी आदतों में एक तो शुमार यही है कि वो बंदा जो भी अच्छी आदतें अपनाता होगा वो जरूर अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखता होगा। और साथ में एक चीज सुनने में आई है, सुना भी है, कहीं दूर दराज का देखा भी, एक किसी का अनुभव पता चला है, तो लगा अपनी सखियों को बताना चाहिए। साइबर किडनैपिंग। हाँ, यानी नई जो टेक्नोलॉजी आती है उसे हम अपनाते हैं, और अपनाना ज़रूरी भी है, लेकिन उसके कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान भी होते हैं। जी बिल्कुल। तो फ़ायदे तो हमें लेना है, लेकिन नुकसान क्या है उसके बारे में हमें सावधानी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो साइबर किडनैपिंग के बारे में आज हम बात करेंगे। इसके अलावा जो हमने स्वास्थ्य की बात की थी, तो अगर हम आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो एक योग के लिए जो एक मैट रखते हैं, उसका चुनाव हमें किस तरीके से करना चाहिए, किन बातों का थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, तो आपका ये जो आसन करने का अनुभव है ये और भी अच्छा हो सकता है। और मंजू जी, ये थोड़ा सा ख्याल नहीं, ये बहुत ज़रूरी ख्याल है। क्योंकि अगर मैट आपका अच्छा नहीं हुआ तो वो जो अनुभव है स्वास्थ्य का और एक्सरसाइज का, यूं ही एक्सरसाइज करने में मन बहुत मुश्किल से लग पाता है, सद पाता है। और ऐसे में अगर ऐसा लगा ना कि थोड़ा सा फिसल गया तो हम बहाने बनाने लगते हैं। तो घर में कोई बहाना ना बना पाए, इसलिए मैट कैसे होने चाहिए। तो इन सब विषयों पर आज हमारी चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले साइबर किडनैपिंग की हम बात करते हैं। तो आजकल जो है साइबर किडनैपिंग, ये शब्द काफी चर्चा में, बहुत लोग इसके बारे में सुन रहे हैं। और हाल ही में कहीं हमने पढ़ा भी था, एक बच्चे की नकली किडनैपिंग हुई थी। ये किडनैपिंग। हाँ बिल्कुल जी। हाँ, तो इस जो बच्चे की उम्र है वो 11 से 16 वर्ष के बीच के लगभग रही है, और जो ना ही वो बहुत छोटे होते हैं और ना ही पूरी तरह से परिपक्व होते हैं। यानी थोड़ी अकल तो आती है, लेकिन पूरी तो नहीं आ पाती। तो इंटरनेट की मदद से अपराधी ने बच्चे की जानकारी जुटाई, उसे फोन करके किसी अनजान या सुनसान सी जगह पर जाकर रहने के लिए कहा, और बात न मानने पर उसके माता पिता को जान से मारने की धमकी भी दी। और इस डर से बच्चा वहां जाकर रहने लगा जहां पर उसने बताया था, जो जगह का नाम। और अपराधी ने बच्चे के परिजनों को फोन किया और कहा कि उनके बेटे का अपहरण हो गया है, उनसे लाखों रुपयों की फिरौती मांगी। जांच पड़ताल के बाद बच्चा सही सलामत मिल गया, उसका कोई अपहरण नहीं हुआ था। इस घटना के बारे में कुछ जानकारी जो है हमें अखबारों से और मीडिया से मिली थी। और ये देखिए कितना मुश्किल है ना, अब अगर 11 से 16 के बीच का कोई बच्चा होगा तो उसको समझेगा ही नहीं, वो डर जाएगा और वो जहां बोला जाएगा रो धो के वहां पहुंच ही जाएगा। बिल्कुल। और यहाँ जो माता पिता हैं वो परेशान हो जाएंगे। बिल्कुल, माता पिता की परेशानी तो जायज है जी। बिल्कुल, बच्चा कहाँ गया, किस हाल में है, क्या कर रहा होगा, क्या हुआ है उसके साथ, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं जी। अब ये सवाल आता है सीधे कि क्या है ये साइबर किडनैपिंग। तो दूसरे ऑनलाइन ठगी की तरह मंजू जी, साइबर किडनैपिंग भी साइबर क्राइम का ही एक तरीका है। जैसे पैसे ऐंठ लिए जाते हैं या पैसे आपके अकाउंट में से निकल जाते हैं, कुछ इसी तरीके का है। इसमें अपराधी इंटरनेट की मदद से व्यक्ति की सारी जानकारी पहले तो इकट्ठा करता है। डेटा उसके पास जब पूरा
हो जाता है, फिर वो उसे कॉल करता है। वो व्यक्ति को धमका कर, डरा कर, या जैसे इस केस में हुआ था कि परिजनों को नुकसान पहुंचाने का हवाला दे देते हैं और फिर उसको बताई हुई जगह पर जाने के लिए कहते हैं। वीडियो कॉल या फोटो मांगकर उस पर नज़र वो रखता है जो अपराध कर रहा है वो व्यक्ति, और फिर वही दूसरी तरफ व्यक्ति के घर पर फ़ोन लगा करके और नकली तस्वीरें या वीडियो भेजकर उसका अपहरण का दावा करते हैं, जबकि असल में कोई अपहरण हुआ ही नहीं है। सही बात है जी। और कुछ अपराधी जो होते हैं वो पीड़ित व्यक्ति की नकली तस्वीर, आवाज़ या वीडियो बनाने के लिए AI यानी कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम बहुत नाम सुन रहे हैं कि उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, इसके बारे में काफ़ी जानकारी आजकल आ रही है। तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। तो AI की मदद का सहारा लेते हैं और इस तरह से नकली तस्वीर, आवाज़ और वीडियो बनाते हैं। अपराधी किसी को भी अपना शिकार बना सकते हैं, लेकिन वो लोग या छात्र जो है वो अधिक जोखिम है जो परिवार से दूर अन्य राज्य या देश में रहते हैं, यानी कि अकेले रहते हैं। तो वैसे भी कई बातों की तरफ उनका मन रहता है या फिर कई बातों से परेशान रहते हैं। जब हम परिवार के साथ रहते हैं तो हमारी परेशानी हम साझा कर पाते हैं, लेकिन अकेले रहते हैं तो चूंकि हर परिस्थिति से हमें खुद ही निपटना होता है, तो वो व्यक्ति या तो बहुत काम के दबाव में भी रहता है या थोड़ा परेशान ऐसे व्यक्तियों को निशाना बनाना उनके लिए आसान हो जाता है। जी बिल्कुल। और अब ये है कि भाई सोशल मीडिया से सावधान रहना बहुत ज़रूरी। हम पहले भी ये बात कई अपने कार्यक्रमों में कर चुके हैं और बताते भी रहते, सखी सहेली पे हमारी सखियाँ भी साझा करती हैं। तो सोशल मीडिया या मैसेंजर पर अपनी निजी जानकारी ध्यान से साझा करना बहुत ज़रूरी है। परिवार में कौन कहाँ रहता है, दिनचर्या क्या है, ये सब साझा करने से बचें। हम खुशी खुशी में डाल देते हैं ना, हम यहाँ घूमने गए हैं। तो आदत होती है कि आपने सुबह क्या खाया है, आप कहाँ गए हैं, कहाँ जा रहे हैं, कितनी बजे आएंगे, कहीं घूमने जा रहे हैं तो कितने दिन में लौटेंगे जी, और उसकी वो लोकेशन भी डाल देते हैं। कहीं घूमने गए तो पिन कर देते हैं हम कि हम इस जगह पर हैं। तो ये सब जो अपराधी हैं उनके लिए तो डेटा है। बिल्कुल। तो इतनी सारी जानकारियां हमें साझा सोशल मीडिया पर नहीं करनी चाहिए। कभी कभी आप जब कोई खास इवेंट होता है उसके फोटो या कुछ जानकारी देते हैं, वो ठीक है, लेकिन दिन रात की दिनचर्या और बाकी सारी बातें ये शेयर करना थोड़ा सा कभी कभी नुकसानदायक यानी कि इस तरह के प्लानर को अगर आपने साझा कर दिया तो आपके लिए तो वो खुशियों का खजाना हो गया, लेकिन उनके लिए वो डेटा हो गया है। बिल्कुल जी। और परिवार और खुद को अगर हमें सुरक्षित रखना है तो हमें क्या अपनाना पड़ेगा? तो पहले तो क्या है, आप सबूत जुटाएं। अगर आपके साथ अगर ऐसा हो इस तरह का जी तो सबूत जुटाएं और ठग से सबूत के तौर पर पीड़ित से बात कराने के लिए कहें। अगर वो किसी और व्यक्ति को पीड़ित बनाकर बात कराए तो उसके निजी सवाल और उनके जवाब मांग सकते हैं, यानी आपको कंफर्म करना है कि ये वही व्यक्ति हुआ है। जी। सवाल ऐसे होने चाहिए जिनका जवाब केवल पीड़ित और आप जानते हो, और जैसे कि कोई यादगार लम्हा या हास्य पल आदि, इनके बारे में आप बात कर सकते हैं। अगर बात करने से वो इनकार करता है तो उसे सवाल पूछने के लिए कहें और इस तरह से आप सबूत जो है वो जुटा सकते हैं। फिर अब क्योंकि घबराए हुए हैं तो ये बात तो रखनी, लेकिन समझदारी से काम करना है। जैसे अपराधी की आवाज़ को ध्यान से सुने, उसके बोलने के तरीके, उसके पीछे से आने वाली आवाज़ पर ध्यान दे कि उससे ये भी पता चल जाता है ना कि कौन सी जगह हो सकता है, कोई पहाड़ी इलाका है, कोई सुनसान जगह है, कहीं तो कुछ मदद मिली जाती है। और हो सके तो उसी वक्त दूसरे फ़ोन से जो पीड़ित है या जिसको उन्होंने बोल दिया है कि वो वहाँ पर है, उससे संपर्क करने की कोशिश करें। उसकी सुरक्षा जब सुनिश्चित होने लग जाए, आपको लगे कि हाँ ये सुरक्षित है, तो फ़ोन ठगी के लिए तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो फ़ोन है ये हमारे साथ कुछ गड़बड़ करने वाला है, ये किसी ठगी का फ़ोन आया है। हाँ, और अगर ऐसा अगर हो जाता है तो मदद हमें ज़रूर लेना चाहिए, लेकिन किसकी वो हम बताते हैं। इस तरह के फ़ोन आने पर अब सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है, थोड़ा सा अपने दिमाग को थोड़ा सा अलर्ट रखना है, ध्यान रखना है और इस अवस्था में रखना है कि वो कुछ सोच सके जी। उसके कहने पर फौरन कोई भी फैसला लेने से हमें बचना चाहिए। ठग कुछ भी करने के लिए कह सकता है या कहता है तो उस समय उसको हाँ कह दें, ताकि उसे लगे कि आप उसकी बात को मान रहे हैं या उससे सहमत हो गए। उसके बाद आप पुलिस और साइबर सेल की मदद ले सकते हैं या लेना चाहिए। जी बिल्कुल ज़रूरी है वो बहुत। और परिवार को भी बताएं कि अगर साइबर किडनैपिंग का शिकार बनाने की मंशा से ठग कॉल करता है तो फौरन इसकी जानकारी आप अपने परिवार को दें ताकि सचेत हो जाएं बाकी लोग। और सबूत के लिए ठग की कॉल रिकॉर्ड
को रिकॉर्ड कर लें या मैसेज का स्क्रीन, अगर मैसेज आता है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये सब चीज़ें क्या है, आगे चल के आपको पुलिस या साइबर सेल को देने में मदद मिलेगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने फ़ोन और इंटरनेट का इस्तेमाल और सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमेशा सतर्क, और ये आपको पता होना चाहिए कि आप जो भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं ये बिल्कुल सुरक्षित है और सुरक्षित ढंग से और ये भी दिमाग में बात रखनी चाहिए कि इसका दुरुपयोग हो सकता है। तो कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जो ना करें हम, यानी आप नई टेक्नोलॉजी से जुड़े, उसका उपयोग भी करें, लेकिन सावधान भी रहें। हमारा भी यही कहना है कि ये जो निगाहें हैं, साइबर किडनैपर की जो निगाहें हैं, इनसे हमें बच के रहना चाहिए। बिल्कुल। हमारे एक श्रोता ने ये बात लिखी है, इसी जो साइबर किडनैपिंग की हम बात कर रहे थे उसी विषय पर उन्होंने लिखा कि साइबर किडनैपिंग आमतौर पर साइबर अपराध के एक रूप को संदर्भित करता है। इसके तहत साइबर अपराधी कंप्यूटर सिस्टम या डेटा तक अपनी पहुंच बनाते हैं और संवेदनशील जानकारी चुराते हैं और उन्हें लीक करने की धमकी के बदले लोगों से पैसों की मांग करते हैं। इसे डिजिटल क्षेत्र में की जाने वाली एक प्रकार की जबरन वसूली माना जाता है। जी, तो बिल्कुल ये वही बात है जो हम अभी बात कर रहे थे। तो हमें इस बात का ख्याल रखना है। और अब देखो एक और मैसेज वो भी पढ़ देते हैं मंजू जी कि मेरे एक पुराने नंबर पर एक फ़ोन आया कि आपका बिजली का बिल जमा नहीं है, शाम तक लाइन कट जाएगी। मैं समझ गई कि ज़रूर दाल में कुछ काला है। मैं उनसे बात करती रही और दूसरे नंबर से अपने टेनेंट को फ़ोन किया और बोले, उन्होंने फिर बताया कि उन्होंने बिजली का बिल तो 2 दिन पहले ही जमा कर दिया था। ये हमारी से की समझ गई। मैं उनसे बोली कि पता बताइए, मैं उस ऑफिस में आकर पैसा जमा कर देती हूँ। तो उसने कहा नहीं, आपको आने की ज़रूरत नहीं, आप मोबाइल पर 100 रुपये डालिए। मैं बोली कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे डालना नहीं आता, मैं लेकर ही आती हूँ। इस पर जो सामने वाले का फ़ोन था वो फ़ोन बंद हो गया और आज तक कोई फ़ोन नहीं आया। तो देखो, इन्होंने समझदारी से काम किया तो वो उस चीज़ से बच गई। तो बस ऐसी ही समझदारी हम सभी को दिखानी है कि अगर ऐसा कुछ हो तो पहले आप सोचें समझें कि क्या करना चाहिए ऐसे समय में और क्या उपाय इसके किए जा सकते हैं। जी, बिल्कुल। अब अच्छी आदतों के लिए भी कुछ उपाय बहुत ज़रूरी है, तभी हम अपने प्रगति के पथ पर बढ़ सकते हैं। और हमने कुछ गोल हम अपना सेट करते हैं कि भाई हमें ये बनना है, यहाँ तक पहुँचना है, इस ऊंचाई तक जाना है, यहाँ इस क्षेत्र में हमें सफलता हासिल करनी है। लेकिन केवल सोच लेना काफ़ी नहीं होता है, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। और अगर हम देखें या अच्छी किताबें पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि जो सफल लोग हैं वो क्या आदतें अपनाते हैं, जहाँ से वो मतलब जो आज जहाँ पहुँचे हैं। हम किसी न किसी को अपना एक आइडियल एक अपना बनाते हैं ना, रोल मॉडल। तो वो कहाँ तक पहुँचे और वहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने क्या क्या किया, क्या अच्छी आदतें अपनाई। तो बेशक अच्छी बातों में जैसे ये है कि हमेशा काम करने का प्लान पहले से ही उनका तैयार रहता है, यानी पहले तो आपको यहाँ पहुँचना, उसका पहले प्लान तो बनाइए। अगर हमने प्लान ही नहीं बनाया कि हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए किस किस स्टेप से गुजरना है और कहाँ कहाँ हमें क्या काम करना पड़ेगा, तब हम यहाँ तक पहुँचेंगे। जैसे कि हमें घर से ऑफिस आना है, अब हमें ये तो सोचना पड़ेगा कि पहले हमें तैयार होना है, अपना बैग जमाना है, उसमें पानी की बोतल भी रखनी है, खाना भी रखना है। उसके बाद हमें जिस भी हम साधन से आ रहे हैं, अपनी गाड़ी से आ रहे हैं या ऑटो से आ रहे हैं, तो उसके लिए हमें पैसा भी रखना है और उसके बाद हम यहाँ तक पहुँचेंगे। तो ये एक प्लानिंग हुई। इसी तरह जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन सब कामों की प्लानिंग करनी पड़ती है जिस रास्ते से हमें आगे बढ़ना चाहते हैं। फिर जो आदतें जो शुमार रहती है, जो आगे जो सफल बहुत हो चुके हैं वो अपनी गलतियों से ज़रूर सीखते हैं। तो हमें भी ध्यान रखना है कि गलतियां, जहाँ पे भी गलती हुई तो गलती को स्वीकार भी कर लिया और उसको नोट डाउन करके, उसको लिख करके आगे ये गलती दोबारा ना हो। या अगर बहुत ज़्यादा आदत है ना किसी चीज़ को, हो जाता है ऐसा कि हम एक चीज़ को बार बार दोहरा देते हैं, तो वो अब ना हो उसके लिए लिख के रख लें और आगे से ध्यान रखें कि ये चीज़ क्योंकि मुझे नुकसान पहुँचा रही है और मेरे आगे बढ़ने में बाधा बन रही है, तो इस आदत को मुझे बदलनी है। ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, और जो तुमने गलती की बात की, वैसे हम इंसान हैं, कोई भी काम एक बार में सफल हो जाए ऐसा तो ज़रूरी नहीं होता है। गलतियां करता है, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आप एक गलती से क्या सबक लेते हो और एक गलती को दोबारा नहीं करना। इसी में समझदारी है। अगर आपने एक गलती को बार बार किया तो इसका मतलब ये कि आपने अपनी गलती को सुधारा नहीं है और फिर आपकी सफलता के जो चांसेस हैं, जो मौके हैं, वो कम हो जाते हैं। इसलिए उससे सबक लें और देखें कि कहाँ गलती हुई और उसको किस तरह से सुधारा जाए। जी, और जो प्लानिंग की बात हो रही थी ना कि प्लान करके चलते हैं, तो उनको लिखने की ज़रूर आदत होती है। कुछ ना कुछ नया ज़रूर लिखते रहते हैं अपने अनुभव के बारे में, या जैसे
चलिए मान लीजिए कि प्लान के बारे में कि आज का दिन या अगले हफ्ते का या पूरे एक हफ्ते का या पूरे एक महीने का मेरा क्या क्या शेड्यूल है और हमें कहाँ कहाँ जाना है। हाँ। तो वो हमेशा लिखते हैं, और जिनके लिखने की आदत होती है ना, वो कुछ ना कुछ अलग भी चीज़ें लिखते हैं, कुछ कहानियाँ लिखते हैं या कोई अनुभव को साझा करते हैं, या उनको क्या लगता है कि जैसे गलतियों की बात की तो मुझसे ये गलती हुई, मैं अब ये नहीं करूँगा, तो इसके लिए कई बार ऐसा होता है ना कि हम कुछ अपने लिए सकारात्मक लाइन्स लिखते हैं। जैसे कई सिखाते हैं साइकोलॉजिस्ट कि आप उसको 5 दफ़ा लिखिए, 21 दिन तक लिखिए। हाँ। तो आपकी जो आदत जिससे कि आप परेशान हो रहे वो चली जाएगी। हमारी सोच में परिवर्तन आता है। जब हम एक ही चीज को दोहराते हैं, बार बार सुनते हैं, बार बार लिखते हैं या बार बार देखते हैं, तो हमारी सोच में परिवर्तन आता है। और जब सोच में परिवर्तन आता है तो परिणामों में भी परिवर्तन आना निश्चित हो जाता है। इसके अलावा जो लोग बहुत प्रगति करते हैं या सक्सेस होते हैं, उनके अंदर एक और बात होती है कि उनकी दिनचर्या बहुत एक निर्धारित तरीके से चलती है, कि जैसे कि सुबह उठने का उनका समय निश्चित होता है, रोज व्यायाम करना, क्योंकि स्वास्थ्य को भी अच्छा रखना। अगर स्वास्थ्य ही आपका बिगड़ गया तो आप काम जो आप लेकर के सोच करके आए कि ये करना, वो कैसे करेंगे, सफल नहीं हो पाएंगे। जी बिल्कुल। तो उन लोगों की जो दिनचर्या पर अगर आप नजर डालेंगे तो वो इतनी व्यवस्थित होती है कि उनका खाने का, सोने का, व्यायाम करने का और काम करने का जो समय है वो बिल्कुल नियत होता है, निश्चित होता है, और वो उसको बड़ी कठोरता के साथ उसका पालन करते हैं। जी बिल्कुल। ये हम सबको करना है अगर हम चाहते हैं कि हम प्रगति करें तो। बिल्कुल। और एक संदेश भी यहाँ पढ़ते चलते हैं मंजू जी, कि एक संदेश ये आया है कि छोटी शुरुआत करके लगातार बने रहकर सकारात्मक सुदृढ़ीकरण करके उसका उपयोग करके एक जवाबदेही भागीदार ढूंढकर और अपनी प्रगति पर नजर रखकर आप सफलतापूर्वक अच्छी आदतें स्थापित कर सकते हैं जो आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेंगी और आपके समग्र कल्याण में सुधार करेंगी। हाँ, और एक श्रोता हमारे ये भी लिख रहे हैं कि अच्छी आदतें और प्रगति, भाई आदत और वो भी अच्छी है, अरे प्रगति तो बहुत ही बड़ी बात है। फिर अच्छा का विश्लेषण ही सापेक्षता परख है। ये पढ़ाई, ये अच्छाई लोगों की प्रकृति के साथ भी तुलती है, फिर भी लगता है कि अच्छाई का कुछ मानक तय है। फिर आदतें हमारे स्वभाव में शुमार होती है, इनके अपने सेहत से भी संबंध है। लेकिन प्रगति, हाँ प्रगति ही बस केवल अपनी दृढ़ संकल्प को हमें दर्शाया करती है। यदि हम अपने प्रगति के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, फिर हमें कोई ताकत अपने प्रगति के पथ से विचलित नहीं कर सकती है। हाँ, बस केवल प्रगति की दिशा और अपने दशा का ज्ञान होना जरूरी है। जी, जो हम बात कर रहे थे कि भाई प्लानिंग की बात जो हम लोग ने करी है, हाँ। कुछ इसी तरह की बात हमारे श्रोताओं ने लिख भेजी है। एक और आया है कि अच्छी आदत और नैतिकता स्कूल की किताबों में पढ़ी और जीवन की आपाधापी में हम भूल गए। जीवन में प्रगति के लिए दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। सकारात्मकता और हार न मारने का जज्बा आगे बढ़ने में सहायता करता है। अच्छी आदत में समयबद्धता सबसे जरूरी है, जो अभी तक हमने अपनाई है। अच्छा तो ये बहुत ही अच्छी बात है अगर आप समयबद्ध रहते हैं और हर काम समय पे करते हैं। वैसे हमारे जो विषय होते हैं ना दीपा, हमारे श्रोता उससे संबंधित बहुत सारी बातें जो हम कहना चाहते हैं वो खुद कह देते हैं, लिख देते हैं। तो और वो भी इतनी सटीक होती है ना बातें कि हम सोचते हैं कि नहीं, हम अपनी बातें रहने थे, अपने श्रोताओं के जो विचार हैं वो पहले वो ज्यादा साझा करनी चाहिए। एक श्रोता हमारे ये भी लिख रहे हैं कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने के लिए अच्छी आदतें स्थापित करना महत्वपूर्ण है। छोटी शुरुआत करके लगातार बने रहकर सकारात्मक सुदृढ़ीकरण का उपयोग करके एक जवाबदेही भागीदार ढूंढकर और अपनी प्रगति पर नजर रखकर आप सफलतापूर्वक अच्छी आदतें स्थापित कर सकते हैं जो आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेंगी और आपके समग्र कल्याण में सुधार करेंगी। जीवन में अच्छी आदतें स्थापित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है आपका आहार। लंबे और खुशहाल जीवन जीने के लिए रोजाना पौष्टिक आहार खाना बेहद जरूरी है। जी, संगीत और स्वास्थ्य का बहुत ही गहरा रिश्ता होता है। संगीत सुनते सुनते अगर योग किया जाए या फिर पूरे मनोयोग से करना चाहिए। कहते हैं कि योग जब करे तो पूरे मनोयोग से करना चाहिए, पूरा उसके अंदर उतर जाना चाहिए। लेकिन एक हल्का हल्का जो संगीत होता है ना, वो भी हमारे मन को बहुत सुकून देता है। बिल्कुल, है ना। और ध्यान पूरा फिर हम चीजों का एक कॉम्बिनेशन रखते हैं, थोड़ी बातें थोड़ा संगीत। हाँ बोलो, हाँ, कह रहे हैं यही कि जब जो धीमा धीमा म्यूजिक जो संगीत चलता रहता है या आपके पसंद की कोई धुन लगा लीजिए और फिर हम अपना जो भी योगा करते हैं, योगासन करते हैं और या
कोई कठिन कर लेता है, कोई भाई सरल वाले कर लेता है, तो उसका एक अच्छा माहौल बन जाता है घर में, है ना? लेकिन उसके लिए कुछ सावधानियों की ज़रूरत होती है। आज हम योगा मैट के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन ये जो बातें हम कहने वाले हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातें, सबने, हाँ वही अभी हम ब्रेक में यही बात कर रहे थे, हम सखियों को बता देते हैं चुपके से कि हम यही बात कर रहे थे कि जो हम कहना चाहते हैं वो तो हमारी सभी सखियों ने लिख दिया। तो हमारे एक श्रोता ये लिख रहे हैं कि कहा जाता है कि योग करने से योग करने के लिए किसी तरह के उपकरण की आवश्यकता नहीं होती, बस थोड़ी सी जगह काफ़ी होती है। लेकिन एक चीज़ है जिसके बगैर योग करना थोड़ा मुश्किल होता है, और वो है योगा मैट। वैसे तो आप योग मैट की जगह बेडशीट या छोटे कारपेट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन योग मैट आसनों को करने के दौरान एक अलग ही सपोर्ट देता है। इस वजह से योग में इसकी खास ज़रूरत पड़ती है। ज़रूरत को देखते हुए आज मार्केट में तमाम तरह के योगा मैट्स अवेलेबल हैं, लेकिन तरह तरह के कलर, डिज़ाइन, मटेरियल में अवेलेबल इन योगा मैट्स को सिर्फ इस बेसिस पर चुनने की गलती न करें, क्योंकि इससे गंभीर इंजरी कभी कभी हो सकती है। सोच समझ कर ही योगा मैट खरीदें। जी बिल्कुल। और क्या सोचना है उसी बारे में हम बात कर रहे हैं कि भाई जैसे योगा मैट फिसलने वाला तो नहीं है, हाँ, है ना, और मैट के ऊपर ग्रिपिंग जो पकड़ने की जो क्षमता होती है वो कैसी है, बराबर है या नहीं, इसकी जांच करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आसन के दौरान अगर हाथ या पैर कहीं फिसल गया तो गिरने की आशंका बनी रहती है। बिल्कुल। और जो लोग नया नया व्यायाम करने लगे हैं वे इस बात का खास ध्यान रखें कि मैट जो है वो थोड़ा सा पैडेड होना चाहिए, नहीं थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, एकदम पतला नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्या होगा कि मोटा होगा ना तो वो जोड़ों अपनी, जब हम शुरुआत करते हैं तो जोड़ों के जो मसल्स होते हैं, हड्डियों पर थोड़ा जोर पड़ता है, उनको मजबूत बनने में थोड़ा सा वक्त लगता है। अगर शुरुआत में अगर आप जब कर रहे हैं और मैट अगर बहुत पतला रहा तो उससे हड्डियों पर या मसल्स पर थोड़ी सी चोट आने की संभावना बनी रहती है। इसके लिए जब आप योगा मैट खरीदे तो थोड़ा सा पैडेड या मोटा वाला खरीदें। और हम तो ये भी कहेंगे कि थोड़ा सी अच्छी क्वालिटी का ही लें। ऐसा ना सोचे कि पता नहीं हम कितने दिन करने वाले हैं तो चलो ये सेल में मिल रहा है या इतने % ऑफ में मिल रहा है, तो ऐसा ना करें। अच्छा लें, और जब अच्छा अनुभव होगा तो आप करते भी रहेंगे निरंतर। और अभी हमने बात भी करी ना कि सफल व्यक्ति के लिए एक आदत का बने रहना बहुत ज़रूरी है। यानी पहली बार में ही अगर आप जैसे फिसलने वाला मैट आपने ले लिया और फिसल गए, लग गई, आपको कुछ हो गया, तो आपका दिल ही हट जाएगा, अरे ऐसा करने से तो गिर जाते हैं, लग जाती, अब तो हमें करना ही नहीं। बिल्कुल। तो आपका ये अनुभव खराब ना हो, अच्छा हो, इसके लिए अच्छी क्वालिटी का मैट खरीदना जरूरी है। और अगर टॉक्सिक प्लास्टिक या प्लास्टिक मटेरियल से बना मैट होगा तो वो आपकी सेहत और त्वचा के लिए भी खराब कर सकता है। इसके लिए भी हमें अच्छी क्वालिटी का लेना जरूरी है। अच्छा, अब एक बात है कि वैसे शायद इस बात पर लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते होंगे, लेकिन एक शोध हुआ है और उसमें ये बात साबित हुई है कि रंगों का हमारे मनोविज्ञान पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि सुर्ख रंगों के मैट का चुनाव अगर किया जाए तो हम योग करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। तो वैसे तो आप अपनी पसंद का रंग चुन सकते हैं, लेकिन उसके लिए अगर योगा मैट अगर सुर्ख कलर की होगी तो वो आपको थोड़ा सा मतलब एक इंस्पिरेशन देगी। जी, बिल्कुल। योग करते ये एक अलग तरह की बात है ना कि अपने पसंद का, अपने रंग जो अपने पसंदीदा कलर है उसका मैट लेकर आइए। तो आप जब करेंगे या घर में मान लीजिए कि 2 एक साथ खरीदें, आपने 2 लोग करने वाले, तो एक वो जो छोटी मोटी नोक झोंक भी हो जाती है ना, मेरा कलर अच्छा है, तुम्हारा कम, मैं तो इस पे करूंगा या इस पे करूंगी, तो वो एक थोड़ी सी मस्ती भी हो जाती है और जो व्यायाम करने का आनंद भी अलग हो जाता है। एक यहाँ पे संदेश आया है, वो भी पढ़ना चाह रहे हैं मंजू जी, कि अपने शरीर के अनुसार ही योगा चुने, नहीं तो हमारे शरीर को नुकसान हो सकता है। ज़्यादा नहीं, पर मैंने 10 एक्सरसाइज का चुनाव किया जिसमें सूर्य नमस्कार भी शामिल है। उसी को मैं नियमित योग में करती हूँ। किसी कारण से सुबह नहीं हो पाता तो शाम को करती हूँ। योगासनों के अभ्यास के लिए आपको एक बेहतर योगा मैट की ज़रूरत पड़ती है। आमतौर पर लोगों का कहना है कि योगा मैट कैसा भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर यह बात सही नहीं है। देखिए, हमारी सखी भी मानती है इस बात को। योगा मैट चुनने से पहले आपको अपने लिए सही योगासनों का चुनाव करना चाहिए। अगर आप किसी उद्देश्य से योगा कर रहे हैं तो उसके लिए आपको किन योगासनों को करना पड़ेगा, इसकी भी जानकारी ज़रूर लें। अगर आप सामान्य रूप से स्वस्थ रहने के लिए योगा करना चाहते हैं तो अच्छे रिजल्ट के लिए आपको अपने लिए निश्चित योगासनों का चुनाव करना ज़रूरी है। कुछ लोग जोश में पहले योगा मैट तो खरीद लेते हैं, मगर थोड़े दिन बाद जब उत्साह खत्म हो जाता है तो मैट किसी कोने पर
पड़ी होती है। तो ऐसा नहीं करना है कि आपका जो मैट है वो धूल खा रहा है, ऐसा नहीं करना है, बल्कि उसका उपयोग करना है अगर स्वस्थ रहना है तो। एक श्रोता की ये बात हम साझा करना चाहते हैं कि योगासन वैसे तो आराम के लिए किए जाते हैं, लेकिन कुछ आसनों को करने के लिए बॉडी को झुकाना और मोड़ना पड़ता है, जिसमें बॉडी के खुद के बैलेंस के साथ ही मैट के सपोर्ट की भी आवश्यकता होती है। तो ऐसे में अगर आपका मैट अच्छे मटेरियल का न हुआ तो इससे गंभीर चोट लग सकती है। ऐसे में इससे बचाव के लिए ज़रूरी है कि आप सही मटेरियल वाला योगा मैट चुनें। ज़्यादातर योगा मैट्स पीवीसी के बनाए जाते हैं जो बेस्ट होते हैं और लंबे समय तक चलते हैं, लेकिन आजकल कॉटन और रबड़ के योगा मैट भी मार्केट में अवेलेबल है। कॉटन या रबड़ वाले योगा मैट बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इसके अलावा कॉटन के मैट में फिसलन भी ज़्यादा होती है और रबड़ के मैट में बहुत बदबू आती। तो ये इन्होंने अलग अलग तरह का एक वर्गीकरण किया और अपना अनुभव उन्होंने बताया। आप अपने विवेक से सोचें कि कौन सा अच्छा मटेरियल है और कौन सा आपके लिए सुटेबल है। जी, और साथ में ये भी अच्छी बात है ना कि मतलब ध्यान रखने वाली बात ये भी है मंजू जी कि खरीदने से पहले आप योगा प्रशिक्षक से ही पूछ लें या किसी मित्र से सलाह ले लें कि भाई आप कर रहे हो, कोई ऐसा मित्र जो काफ़ी टाइम से कर रहा है तो उससे पूछ ले कि कौन सा आप इस्तेमाल कर रहे हैं या कौन सा लेना चाहिए। तो उसमें आपके पैसे भी बर्बाद नहीं होंगे, जो सही चीज़ है वो सही आपके घर पर आ जाएगी। और मैट खरीदने से पहले उसे ट्राई करना बहुत अच्छा होगा। अगर कुछ मिनट के लिए मैट पर खड़े होकर संतुलन बनाकर बैठकर और कुछ मुद्राएं करके देख लें तो बात ही क्या है, फिर पता तो बहुत चल जाएगा कि हाँ ये मेरे लिए अच्छा है या नहीं, ये मैं इसमें आरामदायक फील कर रहा हूं और सुविधा मुझे इसमें लग रही है या नहीं। इन दिनों फूलों की जो अदाएं हैं ना जी, वो हमें बड़ा मोहित कर रही है ना। मौसम ही कुछ ऐसा है, फूलों के खिलने का मौसम है, और ये जो फूल होते हैं हमारे जीवन को महकाते हैं, हमारे घर आंगन को महकाते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं, आंखों को भी सुकून देते हैं। और जब घर के आंगन में या बालकनी में लगे होते हैं तो हम तुरंत जाके देखते हैं ना सुबह कि आज फूल कितने खिले हैं, कहीं किसी की पत्तियां ज़्यादा झड़ तो नहीं गई हैं या आज इसमें कम लगे हैं। इस तरह की बातें हम खुद से ही करने लगते हैं, आकर्षित करते हैं। इन दिनों तुमने देखा होगा कि जो आम के पेड़ हैं उसके ऊपर भी बहुत सारे फूल आए हुए हैं। हालांकि वो फूल बहुत ऐसे खिले हुए नहीं रहते, बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन खुशी इस बात की होती है कि यहाँ आम आएगा जी। तो वो चीज़ भी हमें आकर्षित करती है। तो आज हम फूलों से भी कुछ व्यंजन बना सकते हैं, तो वो व्यंजन आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले ना कचनार की कली जो होती है, अब ये कचनार क्या है, बहुत सारे लोगों को शायद सोच रहे होंगे कि ये कचनार क्या है। कांचन भी इसे कहा जाता है और आयुर्वेद में इसका बहुत वर्णन मिलता है, क्योंकि एक कांचनार गुग्गुल करके एक दवाई आती है, वो भी इस कांचन के पेड़ से बनती है। और आपने देखा होगा कि जो दशहरा का दिन होता है उसमें हम एक पत्ता देते हैं, सोना पत्ता जिसको बोलते हैं, इसी पेड़ का पत्ता होता है ना, कांचन के पेड़ का है, तो उसी को हिंदी में कहते हैं कचनार कहते हैं। तो कचनार जो है आयुर्वेद के दृष्टिकोण से अगर देखें तो स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही एक लाभप्रद एक पेड़ माना जाता है, जिसकी हम कई बार पूजा भी किया करते हैं कुछ अवसरों पर। तो कचनार की अभी जो फूल खिले हुए हैं, आपने देखा होगा कि एक गुलाबी और एक पर्पल कलर का एक मिश्रित एक कलर होता है, काफी बड़े बड़े उसके फूल होते हैं जो दूर से ही हमें आकर्षित करते हैं। अगर उसका पेड़ कहीं लगा हुआ है और फूल खिले हैं तो हम दूर से ही देखकर उन फूलों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, इतने सुंदर उसके फूल होते हैं। तो इनकी जो कलियां होती है उनकी सब्जी बनाई जा सकती है। अरे वाह, तो वो जरूर कैसे बनती है, हम भी जानना चाहेंगे। बिल्कुल, अगर इसके लिए जो सामग्री की आवश्यकता है उसकी अगर हम बात करें तो सब्जी बनाने के लिए हमें जो भी मसालों की आवश्यकता होती है बस वो लेने हैं और कचनार की कलियां लेनी है ना। और करना क्या है कि सब्जी के लिए 200 ग्राम हमें कचनार कली लेकर उसको साफ करें और मोटी डंडियां अगर उसकी है तो उसको तोड़कर अलग करते हैं और इन कलियों को अच्छी तरह से 2-3 बार साफ पानी से धो लेना। फिर एक बर्तन में 2 ग्लास पानी और आधा छोटा चम्मच नमक मिलाकर उसे उबालना है और पानी में उबाल आने के बाद कचनार की इन कलियों को पानी के अंदर डाल दें और फिर से उबाल आने के बाद 3 से 4 मिनट तक इसको उबलने दें। फिर पानी को छान करके अलग कर दें, यानी कि अब पानी उबला हुआ पानी अलग हो गया और कचनार की कलियां ये अलग हो गई है। अब 2-3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 टुकड़ा अदरक और इनका कद्दूकस किया हुआ जो पेस्ट है वो बनाए। कढ़ाई में तेल गरम कर ले, 1 चुटकी हींग, जैसे कि हम सब्जी का जो बघार 1 चुटकी हींग डालना है, आधा छोटा चम्मच जीरा तड़कने के बाद 1/4 छोटा चम्मच उसमें हल्दी पाउडर डालें, धनिया डालें, हरी मिर्च डालें, अदरक का पेस्ट डालें। इन सब चीज़ों को थोड़ा सा पानी डालकर
करके भून लें। उसमें थोड़ा लाल मिर्च, नमक, गरम मसाला डाल सकते हैं और खटाई के लिए आप थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल सकते हैं। ये सब जब अच्छी तरह से मिक्स होकर के सीज जाए तो उसके बाद में आपको ये कचनार की उबली हुई कलियां उसके अंदर डाल देनी है। हाँ, क्योंकि पहले ही उबल चुकी हैं। हाँ जी। और इसको अच्छी तरह से एक बार उबाल लें। जब सब्जी ये तैयार हो जाए तो ऊपर से धनिया डाल दें और फिर उसके बाद में आप इसको पूरी के साथ, पराठे के साथ खाएं। क्या तो बात है। आपको स्वास्थ्य भी देगी, स्वाद तो देगी ही, जी, साथ में स्वास्थ्य भी देगी। तो क्या बात है, ये तो एक पौष्टिक, सुंदरता भरी हुई, मतलब रंगीन पौष्टिक व्यंजन हो गया। अब गुलाब की पंखुड़ियाँ के कई लोग बनाते ही हैं, अपना गुलकंद बनता है। तो देखिए, लेकिन एक हमारी सखी ने भी लिख भेजा है कि कैसे बनाती हैं वो। गुलाब की पंखुड़ी को एक शीशे के जार में धोकर सुखाकर रख दें। अब इसमें जितना फूल है उसका आधा जो है चीनी डालकर धूप में कुछ दिन के लिए रखने के लिए रख दें और चीनी और गुलाब की पत्तियां घुल मिल जाएं, ऐसा उसको रखना है, धूप में रखना और थोड़ा हिलाते भी रहना है। कुछ दिन में सूख जाती हैं और इससे गुलकंद तैयार हो जाता है, क्योंकि धूप में रखेंगे तो चीनी पिघलेगी ही और धीरे धीरे वो कड़क होकर के हल्की चाशनी का भी रूप लेगी। और इसके अलावा गुलाब की पत्तियों से गुलाब का सिरप बनता है, स्क्वैश बनाया जाता है, जो कि गर्मियों के लिए बहुत अच्छा होता है और शरीर में ठंडक पहुंचाता है। तो बहुत सारी चीज़ें और भी संदेश आए हैं मंजू जी। और हमारी एक सखी लिख रही है कि हमारे घर में मम्मी, मौसी और बुआ जी मूंगे के पेड़ पे जो सफ़ेद फूल खिलते थे उसकी सब्जी बनाती है। तो मूंगा उन्होंने ये बताया भी है कि जो लंबी फली डाली जाती है, यानी कि सहजन हाँ। है ना, सूरजना की फली भी कहते हैं, सहजन की फली भी कहते हैं, अंग्रेजी में उसको ड्रम स्टिक्स कहते हैं। तो उस पेड़ पर सफ़ेद फूल खिलते हैं और गुलाब के फूलों से गर्मी में, ये भी बता रही हैं साथ में कि गुलाब के फूलों से गर्मी में शरबत बनाया जाता है जो बहुत ठंडक देता है। हाँ, तो उसकी रेसिपी तो हमने बता दी। लेकिन सहजन के फूल उन्होंने बताया कि बनाते हैं घर में, तो चलिए हम उसकी व्यंजन विधि एक बता देते हैं। हाँ। जो हमें पता है। आप क्या कीजिए, 400 ग्राम सहजन के फूलों को 2-3 बार पानी बदलते हुए धो लें, मतलब 2-3 बार उसको अलग अलग बार पानी से धो लें। फूलों को नमक मिले पानी में उबाले और नरम होने तक रखें और फिर पानी उसका निचोड़ ले, अलग कर दे पानी से। अब पैन में तेल गरम करें और इसमें 5 लहसुन बारीक कटे हुए डालें। तड़का आने पे 2 कटे हुए टमाटर, 1 हरी मिर्च कटी हुई डाल दीजिए और 1 छोटा टुकड़ा अदरक का, हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर, अच्छी तरह से ये सब डाल के उसको भून लीजिए। और जब टमाटर नरम हो जाए तो उसमें जो उबले हुए सहजन के फूल हैं वो और आधा कप मटर वो भी डाल सकते हैं और डालकर 5-7 मिनट धीमी आंच पर पका ले। अच्छा, मटर आपके बिल्कुल ताज़े हैं, जैसे आज ही आए हुए हैं, तो वो तो बहुत जल्दी से पक जाएंगे। लेकिन अगर मटर थोड़े से पहले के तो फिर वो अलग से थोड़ा सा उबाल के रखें, मतलब पहले से उबाल करके रखें। हाँ, और फिर डालेंगे तो अच्छा बनेगा। और अंत में दही मिलाकर गैस बंद कर दें। तैयार सब्जी को आप चावल, रोटी, पराठा किसी के भी साथ खा सकते हैं। और वैसे सहजन भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। जो ये तो फूलों की बात हुई, तो जो हम ड्रम स्टिक सहजन, वो तो हम सांभर में तो डलता ही है। उसके पत्तों की भी सब्जी बनाई जाती है, उसके पत्तों की भी बनाई जाती है। और जो सहजन का सूप भी बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। बिल्कुल। अब हम केले के फूल के वड़े बनाना बताएंगे। हाँ। केले का जो फूल होता है ना, उसकी भी सब्जी बनती है, लेकिन आज हम वड़े कैसे बनते हैं उसके वो बताएंगे जी। तो वैसे हमने दाल के वड़े जो है वो तो हमने बहुत बार खाए हैं, लेकिन इसके वड़े किस तरह बनाने हैं। 1.5 कप केले के फूल काटकर दही में उसको डुबा करके थोड़ी देर के लिए रख देना है। अब ये हम यहाँ बताना चाहते हैं कि केले के फूल जो होते हैं ना, उसमें एक थोड़ी सी एक कड़क सी चीज होती है, तो पहले उसको निकाल करके आप अलग कर लें। नहीं तो वो जब आप खाएंगे तो वो मुंह में आएंगे। अच्छा। है ना, तो ऐसा हमें कर लेना। 1.5 कप चना दाल धोएं और उसको 4 घंटे के लिए गला दें। इसमें 4 हरी मिर्च और 2 छोटी चम्मच सौंफ मिला करके उसको दरदरा पीस लें। इस मिश्रण में आधा कप प्याज, बारीक कटी हुई हींग, प्याज जो बारीक कटी वो और हींग, 1 टुकड़ा अदरक का किसा हुआ डालना है, नमक, हरा धनिया, उसकी पत्तियां डालनी है 1 बड़ा चम्मच, और चावल का आटा थोड़ा सा मिलाना है। और जो केले के जो फूल हैं उसको हमें मतलब दही में से निकाल करके इन फूलों को एकदम से निचोड़ लें और ये जो दाल का जो मिश्रण है ना जी, हाँ, इसके अंदर इसको मिला करके एक बैटर हमको तैयार कर लेना है। अब एक पैन में थोड़ा सा तेल गरम करें और थोड़े से बैटर से टिक्की जैसा आप बना लें और उसको गरम तेल में सेक लें। और
ये जो टिकिया आपकी तैयार हो जाएंगी, यानी कि वड़े भी इसको बोल सकते हैं, वो तैयार हो जाएंगे। और नारियल की चटनी या किसी भी सॉस के साथ इसको हम सर्व कर सकते हैं। और एक चीज बता देते हैं, पकोड़े बना, कद्दू के पकोड़े भी बना, कद्दू के जो फूल होते हैं ना उसके पकोड़े भी बन सकते हैं। अच्छा, हाँ, तो बिल्कुल बता देते हैं। समय है हमारे पास में अभी थोड़ा सा, तो करना क्या है कि कद्दू के 10 फूल लेकर के उसके डंठल आदि निकाल ले। अब देखिए कद्दू जितना बड़ा जो सब्जी है तो उसका फूल भी काफी बड़ा होगा जी है ना। तो उसके डंठल वगैरह जो है वो निकाल लेना है, उसको काट लें अच्छी तरह और अच्छी तरह धो लें। 100 ग्राम बाजरे का आटा लें, 1 बड़ा चम्मच चावल का आटा, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक और पानी मिलाकर एक गाढ़ा बैटर तैयार कर लें। हल्का सा गर्म तेल डाल करके अच्छी तरह उसको मिला ले। और अब क्या करना है कि पैन में तेल गरम करें। जब तेल गरम हो जाए तो 2 फूल के टुकड़े लेकर के बैटर में डालें, जैसे कि हम आलू के चिप्स के बैटर में डालते हैं, बिल्कुल उसी तरह फूल को हमको डालना है और गर्म तेल में डालकर उसको सुनहरा रंग आने तक सेक लेना है या तल लेना। इस तरह से सभी फूलों के पकोड़े बना ले, उसको हरी चटनी के साथ सर्व करें तो ये कद्दू के फूलों के पकोड़े तैयार हो जाएंगे। मंजू जी, हमारी सखियां बता रही हैं कि पीले वाले जो कद्दू कोहड़ा के फूल के भी पकौड़ियाँ बनती हैं चावल के आटे में मिलाकर, जैसे हम बता रहे थे ना, वैसे ही। और साथ में ये भी कह रही हैं वो कि सहजन के जो पेड़ पर बहुत सारे फूल आए हुए हैं तो उसकी सब्जियाँ और पकौड़ियाँ बनाएंगे। साथ में उन्होंने ये कहा है कि कचनार के फूल की सब्जी, ये व्यंजन उन्होंने आज पहली बार सुना है। तो जब भी बनाएं तो जरूर यहाँ आकर संदेश में हमें बताएं। इसके अलावा ना महुआ के पेड़ पर भी फूल आए हुए हैं और उसके फूलों से भी व्यंजन बनता है, उसका पुआ बनाया जाता है। अच्छा। हाँ, महुआ के जो फूल होते हैं उनको पानी में उबाल करके मसल करके आटे के साथ उसको सान करके और उसकी पूरियाँ या पुआ बनाया जाता है। तो वो भी आप कोशिश कर सकते हैं। आप फिलहाल कार्यक्रम का समय पूरा हो चुका है, इजाजत दीजिए। आप सभी को मंजू द्विवेदी और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।